चलिए, गुड मॉर्निंग। सो ये है हमारा ऑडियो नंबर सेकंड, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 5। सो ऑडियो 1 में मैंने आपके ICAI मॉड्यूल के हिसाब से पेज नंबर 26 पे एंड किया था। मुझे इतना याद है कि आपका जो ऑडियो 1 था, अगर आपने नहीं सुना है तो चेक कर लीजिएगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 5 का जो ऑडियो 1 था वो मैंने पेज नंबर 26, मैं टॉपिक ही बता दे रहा हूँ आपको कौन सा टॉपिक मैंने एंड किया था। चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैंने एंड किया था। चलिए, इसके बाद अब मैं शुरू कर रहा हूँ। ये होगा ऑडियो नंबर सेकंड। हो सकता है शायद इसका ऑडियो नंबर 3 भी बन जाए, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, मैंने आपको समझाया था कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जब आप अपने बिजनेस में सिग्निफिकेंट फंडामेंटल चेंजेस लाते हो, ठीक है, थ्रू IT, थ्रू टेक्नोलॉजीज़, और वो चेंजेस करना एक रूटीन प्रोसीजर नहीं है, वो सालों में एक बार आता है। आपने कोई पॉलिसी नहीं बदल दी, आपने कोई अकाउंटिंग करने का सॉफ्टवेयर नहीं बदल दिया, आपने बहुत बड़ा चेंज किया है। तो इतने बड़े चेंजेस में क्या होता है ना कि आपको बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ती है। हो सकता है आपको अपना कल्चर बदलना पड़े, हो सकता है आपको अपना स्ट्रक्चर बदलना पड़े, हो सकता है आपको अपना मैनेजमेंट चेंज करना पड़े, हो सकता है आपको नए स्टाफ लाने पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, और एक बार में चेंजेस भी नहीं हो सकता है, टाइम लगता है चेंजेस होने में। इसी को बोलते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और सिंस हम लोग इतनी सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं, तो वो चेंज को भी ट्रैक करना, उस चेंज को भी मॉनिटर करना, इसी को बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट। हम लोग इतनी सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं ना, तो उस चेंज को ही मॉनिटर करना, उस चेंज को भी ट्रैक करना, इसको बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट। तो ये 2 टर्म मैंने वापस से रिवाइज करा दिया। अच्छा, अब जो अपना टॉपिक है, हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये उसी मॉनिटर की बात कर रहा है, ये उसी ट्रैकिंग की बात कर रहा है। तो उसमें यही है, पहले एम्स और ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई कर दो। ठीक है, मतलब एम्स और ऑब्जेक्टिव सर किसका, जो आप अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, उसके बाद आप क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हो, क्यों कर रहे हो वो। ठीक है, तो एक अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर दो कि भाई आप ये सब क्यों कर रहे हो, और हमेशा कम्युनिकेट करो। ऑलवेज 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 कम्युनिकेट। ठीक है, देखो, हो सकता है कि ऑफिस में आपके बहुत लोग ऐसे हों जो नए हों, अभी फ्रेशर हों, और कुछ लोग ऐसे हों जो बहुत पुराने हों। तो दोनों ही लोग हो सकता है कि शायद अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में रेसिस्ट करें। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि आप उनको कम्युनिकेट करो। ठीक है, उनको बताओ कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, और ये कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा स्टेक होल्डर्स को, एम्प्लॉयज़ को, क्लाइंट्स को। ठीक है, तीसरा है बी रेडी फॉर रेसिस्टेंस। मैनेजमेंट को, ओनर्स को रेडी होना पड़ेगा कि हो सकता है कि हमें कोई रेसिस्टेंस भी मिले, हो सकता है कि जो हमारे लोग हैं, ठीक है, वो इतना एक्सेप्ट ना करें इनिशियली, तो हमें उनको समझाना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उनको उनके फ़ायदे नुकसान दोनों ही समझाने पड़ेंगे। फिर इम्प्लीमेंट चेंजेस ग्रेजुअली। देखिए, मैंने आपको बोला था इतने सारे चेंजेस होने हैं, आप एक बार में एक टाइम पे सब कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो, धीरे धीरे आप चेंज करोगे। ठीक है, और उसके बाद है ऑफर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग। ये तो मैंने आपको बोला था कि आपको अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को असिस्टेंस और ट्रेनिंग देना पड़ेगा। फिर से हमने क्या टॉपिक रिवाइज किया, हमने टॉपिक रिवाइज किया है हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला था स्पेसिफाई ट्रांसफॉर्मेशंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ऑलवेज 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 कम्युनिकेट, बी रेडी फॉर असिस्टेंस, इम्प्लीमेंट चेंजेस ग्रेजुअली, और लास्ट है आपका ऑफर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। देखिए, यहाँ पे हमारा यूज़ होता है मैकेंजी का 7S मॉडल। यहाँ पे हमारा यूज़ होता है मैकेंजी का 7S मॉडल। देखिए, जैसे हमारे जीवन में, हमारे जो इंसान वाला जीवन है, उसमें क्या है कि जैसे हमारे सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आई, नोज़, ईयर्स, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमारे हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट है, सिस्टम्स भी इंपॉर्टेंट है, हमारे स्टाफ भी इंपॉर्टेंट है। तो मैकेंजी ने 7S मॉडल का यूज़ किया है क्या चीज़ एनालाइज करने के, ऑर्गेनाइजेशनल का डिज़ाइन एनालाइज करने के लिए। फिर से, जैसे हमारे ज़िंदगी में हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, हमारे एक एक एलिमेंट्स, हमारे एक एक पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एक पार्ट भी काम करना बंद कर दिया, ठीक है, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या सर्वाइव कर भी लें तो शायद हमारी लाइफ उतनी ईजी ना रहे।
तो वैसे ही मैकेंजी ने 7S मॉडल बनाया और ये टूल यूज़ किया गया है टू एनालाइज कंपनी डिज़ाइन, टू एनालाइज कंपनी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। तो इन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा है, सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट का मैं सिंपल सा मतलब बताऊं तो सॉफ्ट एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो चेंज करना मुश्किल है, जिसको चेंज करना मुश्किल है, और दूसरा कि इसको बनने में टाइम लगता है। सॉफ्ट एलिमेंट ऐसे हैं जिसको बनने में टाइम लगता है। हार्ड एलिमेंट ऐसे हैं जिसको आप चेंज कर सकते हो, और सिंस आप इसको चेंज कर सकते हो तो एज सच बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर नहीं है। कंपैरेटिवली एज सच टाइम टेकिंग प्रोसीजर नहीं है, ऐसे तो टाइम टेकिंग है बट कंपैरेटिवली सॉफ्ट एलिमेंट से उतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। अब हार्ड एलिमेंट क्या है, फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ। स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। सॉफ्ट एलिमेंट क्या है, वैल्यूज़, स्टाफ, स्किल, स्टाइल। देखिए हार्ड एलिमेंट में स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। देखो स्ट्रैटेजी क्या होती है कि जो हम एक अपना डायरेक्शन सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन सेट करते हैं कि हमें कहाँ जाना है और किस तरीके से जाना है, तो हम वो स्टेप्स, वो तरीका चेंज कर सकते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर वही सारी चीज़ें हो गई। स्ट्रक्चर मतलब आपका फंक्शनल है, डिविजनल है, कैसा स्ट्रक्चर, SBU है, तो वो स्ट्रक्चर हम चेंज कर सकते हैं। हमें लगता है कि नहीं हमें फंक्शनल में जाना चाहिए, अभी मैं सिंपल स्ट्रक्चर में हूँ, हमें लगता है कि नहीं हमें फंक्शनल में जाना चाहिए, तो हम चेंज कर सकते हैं। तीसरा है सिस्टम्स। तो सिस्टम्स बेसिकली आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसेसेस, आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसेसेस। ठीक है। तो वो सारे सिस्टम्स हो गए, मतलब आपका जो प्रोसीजर्स है, पॉलिसीज़ है, आप उसमें चेंज कर सकते हो। तो ये सारे हार्ड एलिमेंट है, ये सारे आप चेंज कर सकते हो ईजिली। ठीक है। आप डिवीज़न से SBU जा सकते हो, सिंपल से फंक्शनल जा सकते हो, फंक्शनल से डिवीज़न जा सकते हो। सिस्टम मतलब आपके पॉलिसीज़, कुछ कंपनी की पॉलिसी है, आप चेंज कर सकते हो। स्ट्रैटेजी है, नहीं काम कर रही है, चेंज कर दो। ये सारे हार्ड एलिमेंट होते हैं, 3, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। उसके बाद सॉफ्ट एलिमेंट आपकी वैल्यूज़। देखिए वैल्यूज़ बनते हैं कल्चर से। टाटा कंपनी का जो वैल्यू है, जो कल्चर है, वो एक दिन में नहीं बन गया, उसको बनने में सदियाँ लग गई। तो वैल्यूज़, कल्चर एक दिन में नहीं बनते हैं। ठीक है। तो वैल्यूज़ का मतलब आई थिंक समझ में आई गया होगा, कल्चर, एथिकल वैल्यूज़। उसके बाद नेक्स्ट है स्टाफ। आपके स्टाफ कैसे हैं, आपके स्टाफ कितने ट्रेंड हैं, कितने डिवोटेड हैं, कितने लॉयल हैं। तो देखो स्टाफ एक दिन में ट्रेन नहीं हो सकते, एक दिन में लॉयल नहीं हो सकते। ठीक है। कि एक दिन में स्किल नहीं हो सकते। तो स्टाफ भी हमारा सॉफ्ट एलिमेंट है। स्किल, आपकी कंपनी के पास क्या स्किल है, क्या कॉम्पिटेंसी है। जैसे एप्पल के पास एक कॉम्पिटेंसी है, कोर कॉम्पिटेंसी, उसकी टेक्नोलॉजी। बुर्ज खलीफा के पास अपना कोर कॉम्पिटेंसी है, पाम जुमेरा के पास अपना कॉम्पिटेंसी है। तो आपकी कंपनी के पास ऐसा क्या है, और ऑब्वियसली कोर कॉम्पिटेंसी को हम लोग बदल नहीं सकते हैं ईजिली। स्टाइल, आपका ऑटोक्रेटिक स्टाइल है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल है। ऑटोक्रेटिक मीन्स हमने भी पढ़ा था ना, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, अभी पढ़ेंगे शायद, अभी शायद रिवाइज़ नहीं किया हमने। तो ट्रांजैक्शनल बेसिकली वही सारे लोग आते हैं, जैसे हिटलर हो गया। ठीक है। जो बहुत फॉर्मल अप्रोच में बिलीव करते हैं। इनफॉर्मल में आपका क्या बच गया, ट्रांसफॉर्मेशन में इनफॉर्मल अप्रोच होता है, जिसमें आप अपने बिहेवियर से, अपने काम करने के तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे MS धोनी हो गया, विराट कोहली हो गया, आपके बिजनेस में देखें तो रतन टाटा जी हो गए। तो ये सारे एग्जांपल है, खैर बाद में इसको फिर से रिवाइज करेंगे। तो आई थिंक मैंने समझा दिया मैकेंजी का कॉन्सेप्ट आपको। अब शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ सिंपल स्ट्रक्चर। तो देखिए सिंपल स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है। जैसे आप देखते हो किराने की दुकान है, ठीक है, या कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो उस केस में क्या होता है, एक बंदा, ठीक है, जो मालिक होता है दुकान का, वो सारा काम कर रहा होता है। ठीक है। सुबह जाके दुकान भी खोलता है, रात में दुकान बंद भी करता है। ठीक है। सारा मैनेज करता है, मतलब परचेज़ भी देख रहा है, सेल भी देख रहा है, कैश कलेक्शन भी कर रहा है, कैश की अकाउंटिंग भी कर रहा है। ठीक है। तो सारा काम खुद करता है वो, इसको बोलते हैं सिंपल स्ट्रक्चर। इसमें ध्यान रखिएगा कॉस्ट कम होती है। कॉस्ट कम क्यों होती है? ऐसे स्ट्रक्चर में सिंस आप सारा काम खुद ही मैनेज कर रहे हो तो कॉस्ट कम होती है। लेकिन ध्यान रखिए ऐसे स्ट्रक्चर में
ऐसे स्ट्रक्चर पे एक शब्द मैं भूल रहा हूँ ऐसे, ठीक है। देखिए सिंपल स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दिया कि एक ही बंदा सारा काम करता है, ठीक है, तो कॉस्ट कम होती है। लेकिन हाँ याद आ गया मुझे, लेकिन ऐसे केस में आप सोचो एक ही बंदा सारा काम कर रहा है तो उसका बर्डन कितना बढ़ गया, ठीक है, तो बर्डन बढ़ जाता है। ठीक है। और इसमें जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, ठीक है, कोई कंपनी है जैसे छोटी मोटी कंपनी है, ठीक है, तो ऐसा आप कुछ एग्जांपल लिख सकते हो। अगर आपकी बुक की लैंग्वेज पढ़ूँ तो सिंपल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म इन विच द ओनर मेक्स ऑल मेजर डिसीजंस डायरेक्टली एंड मॉनिटर ऑल एक्टिविटीज़। तो वही सारी चीज़ें हैं, सारा डिसीजन भी खुद लेता है और मॉनिटरिंग भी खुद करता है। सिंपल स्ट्रक्चर में रिजल्ट इन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर सम स्मॉल कंपनीज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बाकी बहुत कुछ इसमें पॉइंट्स हैं नहीं, ठीक है, तो बस यही ध्यान रखिएगा सिंपल स्ट्रक्चर में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, कॉस्ट कम होती है, बट सीईओ का बर्डन ज़्यादा होता है, ठीक है। और बाकी कुछ एग्जाम्पल आप दे दो और उसका स्ट्रक्चर बना दो, सबसे बेस्ट उसका स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है, एग्जाम्पल में। अच्छा, अब शुरू करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या है कि सीईओ क्या करता है, अलग अलग फंक्शंस बना देता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देता है कि फाइनेंस तू संभाल, सेल्स तू देख, परचेज आप देखो। तो हमने अलग अलग फंक्शंस बना दिए। अब उस अलग अलग फंक्शंस में क्या है कि वो बंदा उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैंने कहा सेल राम तू देख, तो सेल की जिम्मेदारी पूरी राम की है। फिर राम सिर्फ सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, राम परचेज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो मैंने काम बांट दिया। अब कहीं ना कहीं अगर सेल में कुछ दिक्कत होती है, सेल में कोई पंगा होता है, तो मैं राम को अकाउंटेबल ठहरा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्लियर अकाउंटेबिलिटी है, फंक्शनल में क्लियर अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। तो ध्यान रखिए फंक्शनल में क्या है कि सीईओ का बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि सीईओ ने फंक्शंस को डिवाइड कर दिया, काम को डिवाइड कर दिया, और अकाउंटेबिलिटी भी इस्टेब्लिश हो गई। अच्छा, लेकिन ध्यान रखिए कि इसमें कॉस्ट रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। रिलेटिवली मतलब मैं सिंपल से बात कर रहा हूँ, सिंपल स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप अलग अलग फंक्शंस हैं तो अलग अलग मैनेजर हैं सबके, ठीक है, अलग अलग सबके हेड्स हैं, तो उनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं? तो इसके फ़ायदे ये हैं कि स्पेशलाइजेशन ये प्रमोट करता है। डेफिनेटली अगर आप 5 साल से आप सेल का एरिया देख रहे हो, आप 5 साल से परचेज का एरिया देख रहे हो, आप 5 साल से आईटी देख रहे हो, तो एक स्पेशलाइजेशन तो आ ही जाता है। फिर एफिशिएंसी आ जाती है। अगर आप एक काम को बार बार कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप वेस्टेजेस कम करोगे, लीकेजेस कम करोगे, ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव वे यूज़ करोगे, कॉस्ट एफिशिएंट वे यूज़ करोगे, तो एफिशिएंसी आ जाती है एंड अलाउज रैपिड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो देखिए डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या है कि हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, ठीक है, सिंपल और फंक्शनल में मेरा बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, सिंपल और फंक्शनल में मेरा बिजनेस इतना बड़ा नहीं है। डिविजनल में क्या हुआ, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले बिजनेस को बांटा, पहले मैंने बिजनेस को डिवाइड किया, ठीक है, उसके बाद उस बिजनेस के अंदर फंक्शंस को डिवाइड किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टाटा ग्रुप हूँ, टाटा ग्रुप के बहुत सारे बिजनेस हैं, टीसीएस, तनिष्क, ताज, फिर आपका क्रोमा, फिर आपका एयरलाइंस, तो बहुत सारे बिजनेस हैं, टाटा मोटर्स, बहुत सारे बिजनेस हैं। तो पहले मैंने क्या किया, सीईओ टाटा का सीईओ मतलब एनएस चंद्रा, ठीक है, एनएस चंद्रा ने अलग अलग बिजनेस में डिवाइड किया, ठीक है, टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ताज, तनिष्क, अलग अलग बिजनेस। फिर उस बिजनेस के अंदर अब सोचो टाटा मोटर्स कितना बड़ा है, टाटा मोटर्स कितना बड़ा है, ठीक है। तो टाटा मोटर्स के अंदर भी फंक्शन चाहिए। टाटा मोटर्स का जो हेड होगा वो बोलेगा भाई मेरे को भी फंक्शन चाहिए, मेरे भी अपने सेल हैं, मेरे भी अपने परचेज हैं, मेरा भी अपना आईटी लगेगा, मेरा भी अपना एचआर लगेगा। आप सोचो टाटा मोटर कितनी बड़ी कंपनी है। टाटा मोटर आप सोचो बस भी बनाती है, ट्रक भी बनाती है, ऑटो भी बनाती है, टेम्पो भी बनाती है, कार भी बनाती है, ठीक है। तो भाई उनको भी अपना फंक्शंस लगेगा। इसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। मतलब पहला लेयर हो गया सीईओ, दूसरा लेयर हो गया अलग अलग बिजनेसेस, तीसरा लेयर हो गया फंक्शंस। आप खुद सोचो यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होगी कम होगी? डेफिनेटली कॉस्ट ज़्यादा होगी,
क्योंकि पहले बिजनेस का मैनेजर, टाटा मोटर्स का अलग मैनेजर, टाटा स्टील का अलग मैनेजर, फिर उसके अंदर फंक्शंस, उसके फंक्शंस के अपने अपने हेड्स, तो कॉस्ट ज़्यादा होगी। बट सीईओ का बर्डन कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाएगा। सीईओ का बर्डन कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान रखिए, जो हम डिवीज़न करते हैं वो हम 3-4 तरीके से कर सकते हैं। एक तो एरिया वाइज, मैं एरिया वाइज में एग्जांपल आपको देता हूँ आईसीएआई की। जैसे आपने आईसीएआई का स्ट्रक्चर देखा है अगर, तो आईसीएआई का नॉर्थ जोन अलग है, साउथ जोन अलग है, वेस्ट जोन अलग है, तो अलग अलग जोन है सबके। जैसे अपना आपने सुना होगा CRO, NRO जो भी है, WRO, तो ये सारे क्या है, ये सारे एरिया वाइज हैं। तो हमारा आईसीएआई एग्जाम्पल हो सकता है एरिया वाइज। भाई प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये तो मैंने समझा दिया आपको, प्रोडक्ट और सर्विसेज की, जैसे टाटा ग्रुप। और बाई प्रोसेस का क्या मतलब है कि एक कंपनी है जो टायर बनाती है, एक कंपनी है जो कार बनाती है। तो टायर मेरे लिए हो गया इन्वेंट्री, कार हो गई मेरे लिए फिनिश गुड्स। तो मैं ऐसा भी बाइफर्केशन कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा फेमस बाइफर्केशन यही दो है, बाई एरिया, बाई प्रोडक्ट, ज़्यादा फेमस बाइफर्केशन। अच्छा, कुछ मैं बात अगर पढ़ूँ आपके बुक से, तो डिविजनल स्ट्रक्चर हैज़ सम क्लियर एडवांटेजेस। पहला है अकाउंटेबिलिटी इज़ क्लियर, सही बात है। डिविजनल स्ट्रक्चर इज़ बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ कैन ईजिली सी द रिजल्ट्स ऑफ देयर गुड और बैड परफॉर्मेंस, सही बात है। इसमें और क्या फ़ायदा है आपका, इट क्रिएट्स करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, सही बात है। अलाउज लोकल कंट्रोल ऑफ लोकल सिचुएशन, सही बात है। जैसे अगर मैं HR हूँ, ठीक है, तो मैं लोकल सिचुएशंस, जैसे लोकल सिचुएशन मतलब जैसे एम्प्लॉयज़ छुट्टी पे जा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को कितना ट्रेनिंग देना है, तो वो मैं अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, बट जैसे कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे मैंने बोला कॉस्टली है, काफ़ी कॉस्टली है, ठीक है। ठीक है, ये सारी बातें। बाकी मैं बोलूँ अगर, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। 4 नंबर में अगर आप 4 पॉइंट लिख के आ जाते हो और डायग्राम बना देते हो तो बहुत है। 3-3.5 नंबर तो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मेन जो शुरू होता है वो ये है कि सर डिविजनल और मल्टी डिविजनल में डिफरेंस क्या है। देखिए, डिविजनल और मल्टी डिविजनल में शॉर्ट में मैं आपको बोलूँगा, देखिए है, देखने में एकदम सेम लगेगा आपको, देखने में एकदम सेम लगेगा आपको। लेकिन मल्टी डिविजनल में क्या है कि जो सीईओ है वो अपने ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रखता है, जो सीईओ है वो अपने ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रखता है। लेकिन डिविजनल में नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, सॉरी। देखिए, 2 टॉपिक है अपना, दोनों का आप डायग्राम देखोगे सेम है, ठीक है। पहला है डिविजनल, दूसरा है मल्टी डिविजनल। मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, पहला डिविजनल है, दूसरा मल्टी डिविजनल है। डिविजनल में जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, जो सीईओ है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो अपने ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रखता है, ठीक है। मतलब वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम अलाउ नहीं करता है डिविजनल को। मल्टी डिविजनल में क्या है, कॉर्पोरेट ऑफिस अपने ऊपर कम कंट्रोल रखता है, मतलब ज़्यादा फ्रीडम अलाउ करता है मल्टी डिविजनल को। अब इसी का दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है कि मल्टी डिविजनल में ज़्यादा ऑटोनॉमी है, मतलब ज़्यादा फ्रीडम है, ज़्यादा इंडिपेंडेंस है। वहीं सेम डिविजनल में उतनी ऑटोनॉमी नहीं है। तीसरा आप क्या लिख सकते हो कि मल्टी डिविजनल उनके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और अलग तरीके के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, मतलब काइंड ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट आप बोल सकते हो। बट डिविजनल्स उनके लिए अच्छा है जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में डील नहीं करते हैं। और कॉस्ट वाइज देखा जाए तो मल्टी डिविजनल ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। एक बार मैं आपके बुक से अगर पढ़ूँ तो मल्टी डिविजनल इज कंपोज ऑफ डिविजन्स वेयर ईच डिवीजन रिप्रेजेंट अ सेपरेट बिजनेस टू विच कॉर्पोरेट ऑफिसर डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही है मल्टी डिविजनल, जिसमें कॉर्पोरेट ऑफिसर ने डेलीगेट कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डे टू डे ऑपरेशन एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी। बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी तू बना, रोज ऑपरेशंस तू संभाल, सब कुछ तू कर, ठीक है। अच्छा, बट कॉर्पोरेट ऑफिस की जिम्मेदारी क्या होगी, टू फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। तो वो तो सही बात है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी तो कॉर्पोरेट ऑफिस ही बनाएगा, लेकिन डे टू डे ऑपरेशन में क्या करना है, बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी तेरी क्या बनेगी, तो वो मैंने तेरे को डेलीगेट कर दिया। अच्छा,
मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम लोग सेपरेट डिवीज़न बनाते हैं, ईच डिविजन्स के अपने फंक्शंस होते हैं। डिविजनल मैनेजर वुड बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस होता है जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाता है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। बहुत ज़्यादा इसमें आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा आपको कन्विंसिंग नहीं लगेगा, लेकिन जो मैंने आपको बोला वो ध्यान रखना। 3-4 पॉइंट है जो मैंने आपको बोला है वो ध्यान रखना। ठीक है, या तो फिर आप चैट जीपीटी कर लो, कि हम लोगों ने तो क्लास में चैट जीपीटी से ही डिफरेंस समझा था इसका। नेक्स्ट है आपका SBU। देखिए, ये भी ध्यान रखिए, ये डिविजनल स्ट्रक्चर के जैसा ही है। तीन डायग्राम ऐसे हैं जो आपको सिमिलर लगेंगे। डिविजनल स्ट्रक्चर, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर और SBU सिमिलर लगेंगे। डिफरेंस क्या है, देखिए, डिविजनल मल्टी डिविजनल का मैंने बता दिया आपको। SBU में क्या है, जब आपका डिवीज़न ना लग के एक अलग कंपनी लगती है। सुनिएगा, जब आपका डिवीज़न ना लग के एक अलग कंपनी लगती है, उसको हम लोग बोलते हैं SBU। जैसे मैं बात करूं, मेरा एक डिवीज़न है, वो अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाता है और वो इतनी बड़ी कंपनी है कि उसके खुद के कॉम्पिटिटर हैं। हम उसकी परफॉर्मेंस अलग से देख सकते हैं, उसका अलग से मार्केट में उसका अपना शेयर है। शेयर मतलब इन द सेंस उसको क्या बोलते हैं, उसका अपना होता ना, मतलब उसका अपना खुद का शेयर है जो BSE NSE पे लिस्टेड है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, हम उसके अलग से परफॉर्मेंस देख सकते हैं, उसके अलग से राइवल्स हैं, उसका अलग से कॉम्पिटिटर्स हैं। वो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाते हैं। वो इतनी बड़ी कंपनी कि उसके शेयर्स तक लिस्टेड हैं। तो अगर ऐसा कोई डिवीज़न है आपका तो वो SBU है। अगर ऐसा कोई डिवीज़न है आपका तो वो SBU है। और SBU के अपने कस्टमर्स अलग होते हैं। आप टाटा मोटर्स को अगर देखो तो टाटा मोटर्स के अपने खुद के कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी स्ट्रैटेजी अलग, उनके कस्टमर्स अलग। ताज के कॉम्पिटिटर्स अलग, ताज की स्ट्रैटेजी अलग। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था टाटा ग्रुप का, वो आप SBU में भी लिख सकते हो। तो टाटा ग्रुप को हम लोग डिविजन से भी समझ सकते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर तो है ही है, नो डाउट, बट डिवीज़न में कौन सा है, वो SBU है। देखिए, डिविजनल स्ट्रक्चर 3 तरीके के हो सकते हैं। एक नॉर्मल डिविजनल स्ट्रक्चर, एक मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, एक SBU। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ तीनों का डायग्राम सेम है, बट तीनों के मतलब अलग अलग है। जैसे अगर मैं ICAI का एग्जांपल दूँ तो ICAI SBU नहीं है। ध्यान रखिएगा, SBU बनता है कॉन्ग्लोमेरेट के केस में। ध्यान रखिएगा, SBU बनता है कॉन्ग्लोमेरेट के केस में। ठीक है, ICAI कॉन्ग्लोमेरेट नहीं है। ICAI कॉन्ग्लोमेरेट नहीं है। हमेशा SBU जो बनेगा वो कॉन्ग्लोमेरेट के केस में बनेगा। ICAI का नॉर्थ जोन, ICAI का साउथ जोन, क्या इसके अलग अलग कॉम्पिटिटर हैं क्या? नहीं। लेकिन टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, TCS, इसके अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हैं। आप TCS देख लो, TCS का कॉम्पिटिटर विप्रो है, इन्फोसिस है। ताज का कॉम्पिटिटर ITC है, हायाट है। तो ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके। टाटा मोटर्स के आपका मारुति हो गई और आपका महिंद्रा हो गई। तो ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, अच्छे खासे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इसको बोलते हैं SBU। तो एक शॉर्ट में बोल रहा हूँ, SBU ध्यान रखिएगा, हमेशा कॉन्ग्लोमेरेट कैसे बनेगा। The 3 most important characteristics of a SBU: it is a single business or a collection of business which offers scope for independent planning। सही बात है, independent planning करेंगे। It has its own set of competitors, ये भी मैंने समझा दिया आपको। It has a manager who has responsibility for strategic planning। ठीक है, बाकी आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रिवीजन के लिए शुरू करते हैं वो है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। देखिए, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में मैंने आपको समझाया था आई गेस चैप्टर नंबर 1 में, स्टारबक्स की एग्जांपल दी थी। स्टारबक्स मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है। मान लेते हैं स्टारबक्स का 2 डिवीज़न है। बहुत आराम से सुनिएगा, स्टारबक्स का 2 डिवीज़न है, एक केक वाला, एक कॉफ़ी वाला। तो केक का अलग डिवीज़न मैनेजर होगा, कॉफ़ी का अलग डिवीज़न मैनेजर होगा। सही बात है। केक के अंडर अलग अलग फंक्शंस होंगे, कॉफ़ी के अंडर अलग अलग फंक्शंस होंगे। यहाँ तक की बात तो क्लियर है। तो सर इसको क्या बोलते हैं? इसको डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर। कौन सा वाला? प्रोडक्ट वाला, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट है, कॉफ़ी केक अलग अलग प्रोडक्ट। तो सर इसमें आपने क्या नया समझाया? मैं अब यहाँ पे एक बात ऐड कर रहा हूँ।
मैंने क्या कहा कि मैंने एक मैनेजर और अपॉइंट कर दिया जो स्टारबक्स का ओवरऑल सेल देखेगा। मतलब उसका नाम क्या हो गया, स्टारबक्स प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रैकेट में सेल। मतलब वो स्टारबक्स का ओवरऑल सेल देखेगा। अब आप मुझे बताओ, अगर वो ओवरऑल सेल देख रहा है, अगर वो ओवरऑल सेल देख रहा है तो वो केक की भी सेल देखेगा, कॉफ़ी की भी सेल देखेगा, वो केक की भी सेल देखेगा, कॉफ़ी की भी सेल देखेगा। अब मुझे बताइए, केक के अंडर बहुत सारे फंक्शंस होंगे, तो जो केक के अंडर का जो सेल मैनेजर होगा वो अकाउंटेबल होगा दो बंदे को, अपने बिजनेस हेड को भी अकाउंटेबल होगा और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी अकाउंटेबल होगा। सेम वे कॉफ़ी वाला भी, जो कॉफ़ी के अंडर जो एक फंक्शन होगा सेल मैनेजर, तो वो सेल मैनेजर अपने बिजनेस हेड को भी रिस्पॉन्सिबल होगा और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे डुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी है और यहाँ पे दो तरीके का फंक्शंस है, डुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी है। और यहाँ पे जो हायरार्की बन रही है आपकी, वो वर्टिकल भी बन रही है, हॉरिजॉन्टल भी बन रही है, वर्टिकल भी बन रही है, हॉरिजॉन्टल भी बन रही है। लेकिन ध्यान रखें, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हमेशा कॉस्टली होता है, क्योंकि आप देखो ना, दो तरीके के मैनेजर्स आप लेके आए हो, दो तरीके के मैनेजर हैं, तो ये ज़्यादा कॉस्टली हो गया। ठीक है। और डेफिनेटली मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बड़ी कंपनीज ही ऑप्ट कर पाती हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें और बहुत कॉस्ट है इसमें, ओवरहेड्स बहुत बढ़ जाता है इसमें। ठीक है। और फ़ायदा मैंने आपको बता दिया, डुअल सोर्सेज ऑफ पनिशमेंट है, डुअल सोर्सेज ऑफ रिवॉर्ड भी है, शेयर्ड अथॉरिटी है, डुअल रिपोर्टिंग चैनल्स हैं। ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की कमियां फिर भी हैं, कॉम्प्लेक्सिटी फिर भी है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कंस्ट्रक्शन है, हेल्थ केयर है, रिसर्च है, डिफेंस है, वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है अपना नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, मेरा ऐसा बिजनेस मॉडल है कि मैं खुद कुछ नहीं बनाता हूँ, मैं खुद कोई काम नहीं करता हूँ और मैं सारा काम आउटसोर्स करता हूँ। इसको बोलते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर। मैंने क्लास में आपको एग्जाम्पल दिया था लेवाइस का, आप गूगल कर लेना, आप यूट्यूब कर लेना। नितिन गडकरी जी ने अपने पार्लियामेंट सेशन में एक बात बोली थी कि लेवाइस बस केवल थप्पा लगाता है। वो क्या करता है, खादी का कोई 600-700 का शर्ट खरीदा, 600-700 के जीन्स खरीदा, उससे बस लेवाइस अपना होता ना ब्रांड लगा देता है, स्टैंप लगा देता है अपना, और मार्केट में 3,000-4,000 में बेच देता है। तो कहने का क्या मतलब है, इसी को बोलते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर। मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सारा काम लोगों से करवा रहा हूँ। मैंने कहा भाई अकाउंटिंग करवाना है, चल इसको आउटसोर्स, इस वाली कंपनी को आउटसोर्स कर देते हैं। आईटी देखना है, चल इस वाले आईटी कंपनी को आउटसोर्स कर देते हैं अपना आईटी सिस्टम पूरा। अच्छा, प्रोडक्शन कराना है, चल किसी लोकल कंपनी को जो प्रोडक्शन करती है उससे प्रोडक्शन करवा लेते हैं, अपना थप्पा लगा देंगे। तो इससे बोलते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर। ध्यान रखिए, नेटवर्क स्ट्रक्चर में आपका खुद का कोई बिजनेस नहीं होता है, आपका खुद का कोई, आप लोगों से काम करा रहे होते हो बस, आपका कोई ऑफिस नहीं होता। मैं बोल सकता हूँ एक ऑफिस हो सकता है, बट आप ऐसे सोचो कि हाँ हर जगह ऑफिस होगा मेरा, हर जगह मेरे फैक्ट्रीज होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एलिमिनेशन ऑफ इन हाउस बिजनेस फंक्शन। ठीक है। नेटवर्क स्ट्रक्चर में क्या है, एलिमिनेशन ऑफ इन हाउस बिजनेस फंक्शन। ठीक है। अच्छा, लेकिन नेटवर्क स्ट्रक्चर सक्सेसफुल है इन द केस ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट। नेटवर्क स्ट्रक्चर सक्सेसफुल है इन द केस ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्यों? देखिए, अगर आज लोगों का टेस्ट बदलता है, आज लोगों का ट्रेंड बदलता है, लोगों का फैशन बदलता है, तो अगर मेरी खुद की फैक्ट्री होगी, अगर मैं खुद से ही प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मुझे पूरा प्रोडक्शन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, मैं तो खुद से कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो मैं सीधे सीधे अपने सप्लायर को ही चेंज कर दूंगा। मैं जिससे प्रोडक्शन करा रहा था ना अभी तक, मैं उसी को चेंज कर दूंगा, कुछ नहीं है, बस के एग्रीमेंट कैंसिल हो गया बस। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर ईजी है, सक्सेसफुल है इन द केस ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है। और लेस कॉस्टली भी है। लेस कॉस्टली क्यों है? क्योंकि आपका खुद का कोई ऑफिस नहीं है, खुद के कोई स्टाफ नहीं है। ठीक है। तो लेस कॉस्टली भी है। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो लेवाइस का, और आपके ICAI ने एयरटेल का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, जो भी है। तो एक लाइन में पढ़ूंगा, नेटवर्क स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशन विद इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी टू कोप विद टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड शिफ्टिंग पैटर्न्स ऑफ ट्रेड एंड कॉम्पिटिशन. इट अलाउज द कंपनी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट्स कॉम्पिटेंसीज वाइल गैदरिंग एफिशिएंसी फ्रॉम अदर फर्म. तो ये अदर फर्म्स की एफिशिएंसी को गैदर करता है और माल अपना बना के बेचता है. चलिए ठीक है, इस वाले ऑडियो के लिए इतना काफ़ी है. ठीक है, तो नेक्स्ट वाले ऑडियो से मैं आर ग्लास स्ट्रक्चर शुरू करूँगा और जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो ख़त्म करता चलूँगा. ठीक है, तो आई गेस आपने इन्जॉय किया होगा.
चलिए ठीक है, कोई डाउट वगैरह होगा तो पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं। चलिए, थैंक यू।